वेलकम। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका प्रेप रीडर में। साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं आंसर राइटिंग कैसे करनी होती है। आंसर यूपीएससी के जो मेंस की आंसर राइटिंग होती है वो कैसे करनी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आंसर राइटिंग कहाँ से शुरू की जाए, कितनी शुरू की जाए, कितने डेली आंसर लिखने चाहिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तमाम सारे क्वेश्चन जहन में आते हैं। तो आज अपन उसी टॉपिक पर होलिस्टिकली डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे कैसे शुरुआत करनी चाहिए, क्या पैटर्न होता है, क्या डिमांड होती है क्वेश्चन की, वो एक एक करके अपन देखने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मतलब ये हमारा एक मोटिवेशन है। उसके साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिएगा या प्रेप रीडर के नाम से सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर अपन देखें यूपीएससी का पैटर्न क्या होता है। जो मेंस का पेपर होगा उसमें किस लेवल के क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या है। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के होंगे, 150 वर्ड्स के होंगे। और 15 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होते हैं जो 250 वर्ड्स के होते हैं। तो कुल मिलाकर टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो अपने सामने होते हैं 20 क्वेश्चन होते हैं और टोटल होता है 250 वर्ड का, 250 मार्क्स का, सॉरी। ठीक है, 250 मार्क्स का पेपर होता है। ईच जो भी 4 जीएस के पेपर होते हैं चारों 250 मार्क्स के होते हैं। जो ऑप्शनल होगा वो भी ईच 250 मार्क्स होगा। तो ये एक पैटर्न है। अब इसके बाद में अगर कैसे लिखना होता है, तीन चीज़ें लिखनी होती है। अपने को इंट्रो भी लिखना होता है इसमें, ठीक है। इसके साथ साथ अपने को मेन बॉडी लिखनी होती है और इसके साथ साथ एक कंक्लूजन लिखना होता है। ये इसका एक स्ट्रक्चर होता है कि अपने आंसर राइटिंग कैसे करनी होती है। लेकिन इससे पहले एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि आंसर राइटिंग जो अपन कर रहे हैं वो आंसर राइटिंग अपने को पॉइंट फॉर्मेट में करनी चाहिए या फिर अपने को पैराग्राफ फॉर्मेट में करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि शुरुआत तो कर रहे हैं, क्योंकि अपन जनरली कॉलेज से निकलते हैं। कॉलेज से निकलते ही स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो पैराग्राफ में लिखने की उनकी आदत होती है, तो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखने की शुरुआत करते हैं। लेकिन इजी और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो मार्क्स मिलते हैं अगर टॉपर्स की देखी जाए तो वो पॉइंट फॉर्मेट्स में लिखते हैं। हालांकि कहीं यूपीएससी की गाइडलाइन में ये बात नहीं कह रखी कि आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है, पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है या किसी और फॉर्मेट में लिखना है, नहीं। लेकिन जो टॉपर्स है, उनकी टॉपर्स की कॉपी देखी जाती है, तो उनके अकॉर्डिंग अगर अपन इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि क्या करना चाहिए तो वो पॉइंट फॉर्मेट में लिखना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब पॉइंट फॉर्मेट में लिखने का बेनिफिट क्या होता है, आपको जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पॉइंट फॉर्मेट में ही क्यों लिखे, क्या बेनिफिट्स हैं इसके। तो देखिए, सबसे पहले होता है इसकी विजिबिलिटी होती है। इतनी सारी चीज़ें आप क्लियर लिखेंगे, अपन एक एक पॉइंट में लिख देंगे। अपन लिखते कैसे, पॉइंट फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या करेंगे अपन, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है उसके इम्प्लीकेशंस अपन लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे अपन इम्प्लीकेशन में, इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या हो रहे हैं, इसके सोशल इम्प्लीकेशंस क्या हो रहे हैं, ठीक है, सोशल इम्प्लीकेशंस क्या हो रहे हैं, इसके एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस क्या हो रहे हैं, इसके एथिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन लिखेंगे। अब ये चीज़ें अपन लिखेंगे तो एक तो एग्जामिनर के लिए ईजी हो गया कि वो सीधा सीधा आइडेंटिफाई कर लेगा कि यहाँ पर वो इकोनॉमिक लिखे, यहाँ पर उसने सोशल लिखा है, एनवायरमेंटल लिखा है, फिर एथिकल लिखा है, अपन पॉलिटिकल वगैरह जो भी लिखना चाहेंगे। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको और बाइफरकेट कर देंगे, इसके छोटे छोटे पॉइंट लिख देंगे। इकोनॉमी के 3 से 4 पॉइंट लिख दिए, सोशल इश्यूज़ के 3 से 4 पॉइंट लिख दिए अपन ने। इसमें होता क्या है, एग्जामिनर के लिए पढ़ना ईजी हो जाएगा और उसका एकदम माइंड वहीं पर जाएगा, सीधा टू द पॉइंट पढ़ता जाएगा। उसको लगेगा स्टूडेंट ने बहुत सारे पॉइंट लिखे, इतने सारे पॉइंट लिखे कि सारे डायमेंशन कवर कर दिए, क्वेश्चन की जो डिमांड थी उसको होलिस्टिकली कवर कर लिया। और ये एक होता है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, भाई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी तो पॉलिसी बनाते टाइम क्या ध्यान रखना है अपने को, पॉलिसी में ये चीज़ रखनी है कि जितने भी डायमेंशन होते हैं, एक कल्याणकारी राज्य का काम होता है कि जितने भी डायमेंशन होते हैं वो सारे के सारे डायमेंशन कवर होने चाहिए, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। भाई नीचे से जो भी गरीब तबका वो भी उसमें कवर होना चाहिए, मिडिल वर्ग भी होना चाहिए और जो अपर क्लास है वो भी उसमें कवर होनी चाहिए। तो होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए और वो भी इस लेवल पर होनी चाहिए कि कोई भी ये नहीं कि मिडिल क्लास को ले रहे हैं तो मिडिल क्लास का अपर मिडिल क्लास आ रहा है, लोअर मिडिल क्लास नहीं हो रही, सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो वो एक होता है समावेशी विकास की जो बात करते हैं अपन, उसके लिए सारी चीज़ों को कवर करना पड़ता है। तो वहाँ पर ये चीज़ काम आती है कि अपन कौन कौन से डायमेंशन, कितने डायमेंशन पर अपन बात कर सकते हैं, किस लेवल पर जाके बात कर सकते हैं। तो वो चीज़ अपने को यहाँ पर दिखाना ईजी हो जाता है। उनको एग्जामिनर को लग जाएगा कि अच्छा हाँ यार, स्टूडेंट जो भी है उसने शानदार कॉपी लिखी जो एस्पिरेंट ने लिखी है। अब अपने लिए क्या बेनिफिट है, अपने लिए बेनिफिट ये है, 2 बेनिफिट होगी। पहली बेनिफिट कि अपन टाइम पीरियड में, जो भी टाइम पीरियड अपने पास है उस टाइम पीरियड में अपन क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। अगर पैराग्राफ में लिखेंगे तो एक एक लाइन अपने को लिखते चलना पड़ेगा, लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो, ठीक है। तो इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम टेकिंग होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। और अपन लास्ट में जाते जाते हो सकता है अपन अगर स्पीड सही से मेंटेन नहीं रखी तो 1 से 2 क्वेश्चन छूट भी जाए।
और उसमें अपन ज़्यादा सोच भी नहीं पाते क्योंकि सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा अपने पास। तो पहली बात हो गया टाइम पीरियड बचेगा, टाइम होगा वो कम लगेगा। दूसरा क्या अपने पास बेनिफिट है, दूसरा ये कि अपन बहुत सारे डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन पर कवर कर पाएंगे उसमें। मल्टी डायमेंशन कवर करने का बेनिफिट होगा, नंबर बढ़िया मिलेंगे। क्योंकि पैराग्राफ में लिखेंगे तो अपन शुरुआत करते हैं ये इस वजह से हुआ था या हुआ था, तो हुआ था भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, इसकी वजह से ये उल्लेखनीय कथन है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक लाइन बढ़ जाती है पूरी, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ लिखनी होती है वो लिख ही नहीं पाते। तो वो अपने को एक अपने लिए डाउनग्रेड होता है, अपने नंबर कमाते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर ये अपने को बेनिफिट करते हैं। तो ये फायदा होता है पॉइंट फॉर्मेट में लिखने का। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि ऑप्शनल में क्या करें सर, क्या ऑप्शनल में भी सेम ही रखें? देखिए ऑप्शनल की डिमांड अलग होती है। ऑप्शनल सबके लिए यूपीएससी ने क्या रखा कि आप अपने हिसाब से ऑप्शनल ले लो। अब ऑप्शनल की डिमांड क्या होती है, डेप्थ में जाना होता है अपने को, एकदम डेप्थ में जाके बात करनी होती है हर चीज़ की। ये नहीं कि जनरल वे में बात कर ली, ये हो गया ये हो गया, नहीं। अब डेप्थ में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, पैराग्राफ फॉर्मेट में बात लिखनी पड़ेगी। अगर इसका एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करें, एक होती है अपने पास गाइड बुक पढ़ते हैं अपन किसी भी वनडे एग्जाम को कवर करने के लिए, और एक अपन पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक। ठीक है, टेक्स्ट बुक किस फॉर्मेट में लिखी हुई, कभी भी देखना टेक्स्ट बुक अपने को पैराग्राफ फॉर्मेट में मिलेगी। उसमें क्या होता है, डेप्थ होती है। एग्जाम्पल के लिए एनसीईआरटी ले लो, एनसीईआरटी में सारे एक बढ़िया से चीज़ लिखी होती है, एक फ्लो होगा उसका पूरा। इस पहले पैराग्राफ में कोई चीज़ समझाएंगे, फिर उसके बाद अगले पैराग्राफ में कोई चीज़ लिखेंगे, तो ये फॉर्मेट चलता रहेगा। लेकिन गाइड बुक में क्या होगा, टू द पॉइंट, पॉइंट 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 पॉइंट, एक एक पॉइंट लिखा होगा, ये इसकी वजह से, ये इसकी वजह से, ये हर पॉइंट लिखा बस, उसमें और कुछ नहीं लिखा। मतलब आपका उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग कुछ नहीं हो रही, उसमें केवल आपको पॉइंट हो रहा है, रट लो आप, बस बात खत्म। वो टेक्स्ट बुक में नहीं होता। तो यहाँ पर अपने को क्या नहीं मिलेगा, यहाँ पर डेप्थ बुक कुछ नहीं मिलेगी, लेकिन टेक्स्ट बुक में अपने को डेप्थ मिलेगी, एक समझने का लेवल डेवलप होगा। तो वो चीज़ यहाँ पर डिमांड की जाती है ऑप्शनल में। तो उसके लिए प्रीफर किया जाता है कि ऑप्शनल के लिए अपने को क्या करना है, पैराग्राफ में लिखना। लेकिन पैराग्राफ छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखना, ये नहीं कि एक पेज में एक ही पैराग्राफ लिख दिया, नहीं। एक पेज है उसमें कम से कम 3 से 4 अपने को पैराग्राफ मिलने चाहिए। ठीक है, 3 से 4 पैराग्राफ लिख दिए, तो उसमें क्या होता है, एग्जामिनर को चीज़ें डेप्थ में समझने के लिए आसानी होती है कि हाँ बच्चे के पास कितनी डेप्थ है। क्योंकि जो एक ऑप्शनल की कॉपी से करेगा वो वही जो एग्जामिनर होगा वो वही होगा जो उस सब्जेक्ट का एकदम प्रोफेसर होता है, बढ़िया नॉलेज वाला होता है, उसको डेप्थ चाहिए होती है कि बच्चा कहाँ कितनी डेप्थ तक पहुँचे। तो वहाँ पर वो नॉलेज की डिमांड होती है अपनी। तो ये हो गया सबसे पहली बात कि पॉइंट फॉर्मेट में लिखना या पैराग्राफ में लिखना। तो ऑप्शनल के लिए बात होगी, जीएस के लिए बात होगी। अब अगर अपन बात करें कि आंसर राइटिंग की जो अप्रोच होती है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा अपने लिए यही है। अब अगर सबसे पहले अपन देखेंगे, अपने को लिखना होता है इंट्रो, किसी भी क्वेश्चन का इंट्रो अपने को लिखना है। तो इंट्रो में क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है। इंट्रो के लिए देखिए, अपन जनरली स्कूल वगैरह कॉलेज में अगर अपन आंसर लिखते हैं तो क्या करते हैं, उसकी भूमिका बनाते हैं, 4 से 5 लाइन में अपन उसका भूमिका लिखते हैं। यहाँ पर 4 से 5 लाइन में भूमिका लिखने के पास अपने पास जगह नहीं होती इतना, क्योंकि वहाँ पर तो कोई स्पेस ही है नहीं। आप कितनी भी लिखते जाओ, पेज खूब होते हैं अपने पास, और ले लो सप्लीमेंट्री। यहाँ पर लिमिटेड पेज होगा अपने पास, उसके बाद आपके पास कोई नहीं है। अगर गलत भी लिख दिया तो आपको अलग से स्पेस नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखनी है। अब अपने को करना क्या इंट्रो में, अगर एग्जाम्पल अपन पॉलिटी का कोई भी एग्जाम्पल ले लें, पॉलिटी का ले लो, इकोनॉमी का कोई एग्जाम्पल ले लो, पॉलिटी का एग्जाम्पल ले लें, तो पॉलिटी में क्या क्या चीज़ें अपन इंट्रो में लिख सकते हैं। मान लीजिए अपने पास कोई क्वेश्चन आ रखा है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, तो फंडामेंटल राइट का हो गया, या फिर अपने डीएनए टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है 2024 में। तो वहाँ पर अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपन दिखा सकते हैं पुट्टा स्वामीवाद आएगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का, कि पुट्टा स्वामीवाद किससे रिलेटेड है, 2017 का। अपने को किसी केस से शुरुआत कर दो, या फिर किसी रिपोर्ट से शुरुआत कर दो कि अभी हाल ही में रिपोर्ट आई, जैसे कि क्राइम रिपोर्ट आती है, महिलाओं से संबंधित कोई क्वेश्चन हो गया तो वहाँ पर क्राइम रिपोर्ट के बारे में बता दो कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बात कह रखी है और इसमें ये डेटा है, महिलाओं के साथ इतने दुराचार हुए, ये यहाँ पर इतने ज़्यादा कोई चाइल्ड मैरिज की बात होगी तो यहाँ इस स्टेट में ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेज हो रहे हैं, तो वो रिपोर्ट वहाँ पर लिख दी। तो शुरुआत अपने को रिपोर्ट से करनी है, टू द पॉइंट, इधर उधर की कोई राम करनी नहीं लिखनी। कोशिश करना है कि 2 लाइन में कंप्लीट हो जाए, नहीं तो 3 लाइन में तो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए वो अपना इंट्रो जो भी है, ठीक है। सबसे पहली बात ये होगी। इकोनॉमी में अगर एग्जांपल लें, क्योंकि अगर आप इकोनॉमी के समझना है, इकोनॉमी के लिए क्या करना है, इकोनॉमी में सबसे एग्जांपल अगर अपन ले एग्रीकल्चर का ले लेते हैं, एग्रीकल्चर में करना क्या है कि एग्रीकल्चर के डेटा कहाँ पर मिलेंगे अपने को, इकोनॉमिक सर्वे में डेटा मिलेंगे। अब यहाँ पर अपने को इकोनॉमिक सर्वे देखना पड़ेगा, सब अपने को ऑथेंटिक सोर्सेज लिखने पड़ेंगे। ऑथेंटिक सोर्सेज का बेनिफिट क्या होता है, एक तो उनकी लैंग्वेज बड़ी शानदार होती है, रफ लैंग्वेज नहीं होती, जो एक्चुअल लैंग्वेज होनी चाहिए एक सिविल सर्वेंट की, वो लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ करते हैं, क्योंकि बनाने वाले ब्यूरोक्रेट होते हैं तो वो बनाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे की लैंग्वेज उठाओ और वो चीज़ लिखो वहाँ पर, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या डेटा है, कितनी पैदावार हुई है, कितना उत्पादन हुआ, किस फसल का क्या हुआ, डेयरी सेक्टर में क्या हुआ, तो वो सारे डेटा अपन यहाँ पर डाल सकते हैं।
ठीक है, तो ये अपने को इंट्रो ऐसे लिखना है। अब अपन बात करें कंक्लूजन की, क्योंकि मेन बॉडी मेन है, उस पर अपन बाद में बात करेंगे। कंक्लूजन में अगर बात करें तो कंक्लूजन में अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? अगर पॉलिटी का, जैसे पहले अपन देखा पॉलिटी की, तो पॉलिटी में स्टेट का काम क्या है? स्टेट एक होता है कल्याणकारी राज्य। अगर आपने देखा होगा, अपने डेफिनेशन किया, कल्याणकारी राज्य के रूप में काम करेगा। तो कल्याणकारी राज्य की बात कहाँ पर क्या रखी? डीपीएस में बात करेगी। तो किसी भी जनरली अगर कोई भी बात आ रखी हो ना, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो कल्याणकारी राज्य वाली डेफिनेशन डीपीएस में से कोई ना कोई आर्टिकल जैसे जरूर मिलेगा जो क्वेश्चन से लिंक कर रहा होगा। ठीक है, चाहे एनवायरमेंट का हो गया, पर्यावरण को बचाना हो, वन्य जीवों को बचाना हो, या फिर न्यायिक सेवा से संबंधित हो। ठीक है, या किसी को जैसे कि भाई गरीब लोग हैं उनको निःशुल्क कानूनी सहायता मिले, तो उसके लिए आर्टिकल 39 हो गया। तो आर्टिकल 39 की बात कर दी, 39A की बात कर दी। तो ये क्या कर रहे हैं? ये चीज़ें प्रूव करती है कि किस प्रकार से स्टेट को काम करना है। कंक्लूजन में अपने को ये दिखाना है कि ये डीपीएस में ये बात करें कि अपने को ये काम करना चाहिए। या फिर अपन क्या कर सकते हैं, अगर लॉ कमीशन की कोई रिपोर्ट आ रखी है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट को अपन वहाँ दिखा देंगे कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये अपने को काम करना चाहिए। सेकेंड ARC की रिपोर्ट आ गई, तो ये रिपोर्ट्स वगैरह है ना, ये इंक्लूड कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आ गया, ये भी अपन लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग ये चीज़ अपने को करनी चाहिए, चाहे वो रिजर्वेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के हो। इसमें क्या होता है, इससे एक वैल्यू एडिशन होता है। अब वैल्यू एडिशन होगा तो एग्जामिनर आपको नंबर भी देगा, उसको लगेगा यार फुल प्रूफ के साथ बात कर रहा है, वैल्यू एडिशन देके। अगर मान लो यहीं पर अगर सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात आ गई, तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन में क्या लिखना अपने को? कमिटीज़ कौन कौन सी कमिटीज़ है? सरकारी आयोग हो गया, ठीक है, सरकारी आयोग, पूंछी आयोग हो गया। तो इनकी रिपोर्ट्स को मेंशन करो ना, क्यों अपने को इधर उधर कुछ चीज़ें लिखनी? सीधा लिखो कि सरकारी आयोग के अनुसार ये होना चाहिए, तो ये चीज़ अपने को दिखा देंगे। तो इससे ना वैल्यू एडिशन लाते हैं, और वैल्यू एडिशन से नंबर मिलते हैं। अब अपन बात करते हैं मेन बॉडी की, ठीक है, क्योंकि मेन बॉडी ही मेन है। ये अपने को कितने नंबर दिलाएंगे भाई? यहाँ कंक्लूजन का मैक्सिमम 1 नंबर होता है और इंट्रो का 1 नंबर मिलता है। लेकिन बाकी जो 80% जो अपने पास बचा, 80% स्कोर अपने कहाँ कर सकते हैं? तो वो अपन कर सकते हैं मेन बॉडी में। अब मेन बॉडी में सबसे मेन बॉडी, यहाँ पर जो क्वेश्चन की डिमांड है उस क्वेश्चन की डिमांड को एज इट इज़ लिखना अपने को, इधर उधर की कोई बात नहीं लिखनी, सबसे पहली बात याद रखनी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि क्या डिमांड होती है क्वेश्चन की, क्वेश्चन को कैसे लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए, हर क्वेश्चन में 2 से 3 अप्रोच अपने को रखनी फिक्स, ये बात गांठ बांध लो। क्या क्या चीज़ें रखनी? कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसका सिग्निफिकेंस जरूर आएगा, उसका महत्व, कुछ ना कुछ तो महत्व होगा कि कोई भी चीज़ पूछी तो उसका महत्व क्या है। तो 3 से 4 अपने को महत्व लिख देने उसके, कम से कम। अगर 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो 4 महत्व, 4 से 5 महत्व जरूर लिखिएगा कि ये इसकी सिग्निफिकेंस है। अब सिग्निफिकेंस होंगे उसके चैलेंजेस भी होंगे अपने सामने, ठीक है। चैलेंजेस बताने कि ये चैलेंजेस अभी अपने सामने फेस कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, कि भाई अपन मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित क्वेश्चन है, तो बेटियों को नहीं पढ़ा रहे तो उससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हो रहे हैं, बाल विवाह क्यों बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या चैलेंजेस है, तो वो सारे चैलेंजेस अपने को यहाँ पर लिख देने। उसके बाद क्या लिखने? सॉल्यूशन भी देना अपने को, तो सॉल्यूशन दो। अब सॉल्यूशन एक तो हो सकता है कि अपन तरफ से दे दे, या फिर यहाँ पर एक वे फॉरवर्ड के रूप में भी दे दो कि ये चीज़ अपन वे फॉरवर्ड में लिख दी। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है? सबसे पहले देखना है कि अगर कोई कमिटीज़ बनी हुई है इससे रिलेटेड, अगर इससे रिलेटेड इन क्वेश्चन में कहीं रिलेवेंट हो रहा है तो वहाँ पर कोई कमेटी बनी है, तो सीधा सीधा काम कीजिए, कमेटी की रिपोर्ट लिखिए, उसकी जो भी रिकमेंडेशन है वो लिखिए, इधर उधर की बात लिखनी नहीं है। 5 से 6 रिकमेंडेशन लिख दो कि कमेटी की ये बात है, ये वे फॉरवर्ड में। सजेशन अपनी तरफ से देने, 2-3 सजेशन अपनी तरफ से बेस्ट सजेशन दो कि ये होना चाहिए, इस कमेटी के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए और ये काम करना चाहिए। तो ये एक तरीका होता है क्वेश्चन को लिखने का। समझ में आया होगा आपको कि चीज़ें कैसे लिखनी होती है। ये नहीं कि अपन रैंडम कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, नहीं, एकदम टू द पॉइंट चलना है, एकदम प्रूफ के साथ चीज़ें चलनी है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को फॉलो करते हुए चलना है। फिर देखिए नंबर कैसे नहीं बढ़ेगा, आपको शानदार नंबर बढ़ेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने ये एक चीज़ लिखी है कि ये 3 लेयर आंसर होना चाहिए। 3 लेयर आंसर क्या है, क्या चीज़ है, चलो इसको समझते हैं। ये एक बहुत शानदार, अगर टॉपर्स की कॉपी देखोगे ना आपको वहाँ पर ये चीज़ मिलेगी, बताएगा कोई नहीं आपको कि कहाँ पर 3 लेयर आंसर क्या होता है, 2 लेयर आंसर क्या होता है। 3 लेयर आंसर क्या चीज़ है? 3 लेयर का मतलब हो गया, पहली चीज़ को लिखेंगे, फिर दूसरी चीज़ लिखेंगे, फिर उसी को प्रूव करने के लिए तीसरी चीज़ लिखेंगे अपन, ये चीज़ अपन लिखेंगे। तो ये मान लीजिए अपन बाल विवाह की जैसे बात कर रहे हैं, चाइल्ड मैरिज की बात कर रहे हैं, तो चाइल्ड मैरिज की अगर अपन बात कर रहे हैं तो उसके अपन ने डेटा लिखे कि यहाँ पर ये चीज़ हो रही है भाई, इतने डेटा दे रहे हैं। तो डेटा कहाँ से लिखे अपन ने? डेटा से लिखे, तो कोई रिपोर्ट आई होगी, NCRB की रिपोर्ट आ गई, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है ना, फिर उसने और क्या चीज़ कही, अपन ने लिख तो दी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग ये चीज़ है,
लेकिन इसने और कुछ डेटा बताए, तो वो चीज़ अपने को यहाँ लिखनी है कि यहाँ पर इतने चाइल्ड मैरिज हो रहे हैं, ठीक है, या इतने ज़्यादा क्राइम्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं वीमन के खिलाफ, तो ये चीज़ अपने को लिखनी है। ड्रग्स यहाँ पर किस स्टेट में क्या हो रहा है, वो चीज़ अपने को यहाँ दिखाएंगे ना, तो उस क्वेश्चन का पूरा प्रूफ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए सेंटर स्टेट की अगर अपन बात करें, सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करें, फिर अपन वहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन दे दिया कि ये कोई भी मान लीजिए जैसे 356 आर्टिकल 356 है, उसको अपन लागू कर रहे हैं, तो आर्टिकल 356 को हर जगह हर बार लागू नहीं करना चाहिए, युक्त रूप से लागू करना चाहिए, तार्किक रूप से लागू करना चाहिए कि यहाँ पर अपने को रीजनेबली लागू करना ही है, तो फिर करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए अपन क्या करेंगे, फिर सरकारी आयोग को बताते हैं, किसके अकॉर्डिंग, सरकारी आयोग हो गया या पूंसी कमीशन हो गया, ठीक है, या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट हो गया, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ होगी। लेकिन अब अगर अपने अब थर्ड लेयर शुरू होगी, यहाँ पर अपने सॉल्यूशन में क्या कहा 356, उसके बाद में सरकारी आयोग पूंसी कमीशन, उसके बाद उन्होंने क्या सिफारिश करी, क्या रिकमेंडेशन करी, वो चीज़ अपने को लिखनी है। अगर वो लिख देंगे ना तो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगी चीज़ कि हाँ इसको ये चीज़ पता है, ये हवा में नहीं लिख रहा कुछ भी। क्योंकि स्टूडेंट क्या करेंगे भाई, सारी चीज़ें अगर कवर नहीं हो रखी हो तो क्या करते हैं, ये चीज़ है सॉल्यूशन थोड़ा बहुत तो या इतना तो पढ़ते हैं जनरली, प्रीलिम्स में पढ़ लेते हैं, तो वो लिख देंगे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, पूंसी कमीशन के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार ये होना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में ये कहा गया, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में क्या बात कही गई है, क्या डेटा है, वो चीज़ अगर आपने लिख दी तो एग्जामिनर को पूरा भरोसा हो जाएगा कि हाँ इसने चीज़ पढ़ी है, पढ़ के आया और फिर इसने आंसर लिखा है, तो वहाँ पर अपने को मार्क्स मिलने के और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये होता है 3 लेयर आंसर, ठीक है, 3 लेयर्स आंसर लिखने का तरीका, और यहीं पर बच्चों को नंबर मिलते हैं, शानदार नंबर मिलेंगे। अब अगर आपका क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि सर कब से शुरुआत करनी चाहिए हमें आंसर राइटिंग की, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कब से शुरुआत करनी चाहिए, क्या अपने को डेली आंसर राइटिंग लिखनी चाहिए या नहीं लिखना है, क्या करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, फिर से चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा स्टूडेंट्स, जो भी ये वीडियोस देखते हैं, जिनके लिए भी वैल्यूएबल है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा आगे चलकर, ठीक है। तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये QR कोड है, इसको स्कैन कर लो या फिर प्रेप रीडर के नाम से सर्च करो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे कि आंसर राइटिंग कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कब से शुरुआत करनी चाहिए। देखिए आंसर राइटिंग शुरुआत करने का तरीका ये नहीं कि आपने आज से यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करी है या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन शुरू करी है और हम आंसर राइटिंग शुरू कर दें, नहीं। 50% रोल होता है आपके मार्क्स लाने के लिए कंटेंट। अगर आपके साथ कंटेंट है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि लिखना क्या है, तो आप लिखोगे क्या। तो सबसे पहले अपन एटलीस्ट एक बार अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश कीजिएगा, एक बार सिलेबस कवर जरूर कीजिएगा, सारा कुछ पढ़िएगा, क्योंकि इंटरलिंकिंग चीज़ें जरूरी होती है। अगर आप पॉलिटिकल क्वेश्चन लिख रहे हो, वहाँ पर आपको जैसे अपन ने पहले देखा कि आपको अलग अलग डायमेंशन में क्वेश्चन का आंसर लिखना है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल, सोशल, ठीक है, सारे डायमेंशन अपने को कवर करते हुए लिखना है कि यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल है महिलाओं के लिए, तो महिलाओं को सोशल इम्पैक्ट भी पड़ेगा। अगर महिलाओं के हाथ में पैसा होगा तो इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो दिखेगा। अगर पैसा नहीं है तो क्या करेगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ वो एनवायरनमेंट के लिए क्या कर सकती है महिलाएं, साफ सफाई अगर सही से रखती है महिलाएं तो वहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। एथिकल कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, क्योंकि अगर महिलाएं किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगी, महिलाओं को दबा के रखेंगे, तो जो समाज में जो एथिकल चीज़ें होती है वो चीज़ें बाहर नहीं आएगी, या कुछ उभार हो गए, कुछ अलग हो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उसके। लीगल नॉर्म्स क्या है, इस गवर्नमेंट ने क्या स्टेप ले रखे हैं महिलाओं को बचाने के लिए, महिलाओं के क्या को राइट्स देने के लिए, तो वो तमाम सारी चीज़ें वहाँ पर अपने को लिखते हुए दिखानी, तो फिर सारे मल्टी डायमेंशन कवर हो जाते हैं। उसके लिए अपने को एक बार सिलेबस कवर करना जरूरी होता है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद अपने को आंसर राइटिंग करनी, फिर अपने को क्वेश्चन दिमाग में आता है कि यार मैं टेस्ट सीरीज लूँ या कहीं डेली आंसर राइटिंग अगर मुझे कोई प्रोग्राम मिल जाए तो वो करूँ। देखिए मैं कोई मेरे स्वार्थ के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको मैं जेन्युइन चीज़ बताया। अगर आपने पहले कभी आंसर राइटिंग नहीं करी तो आपको ये करना चाहिए कि आप डेली आंसर राइटिंग का कोई प्रोग्राम ज्वाइन, कोई भी करो, जरूरी नहीं कि आप हमारा ही करो, जहाँ पर आपको बढ़िया चीज़ मिल रही है, वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, और एक रीजनेबल प्राइस भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 10,000 दे रहे हो, 15,000 रुपये दे रहे हो, वहाँ पर भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या डिसीजन लेते हो। उसमें क्या होगा, डेली 2 से 3 आंसर लिखोगे ना तो आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी कि हाँ मैं डेली 2 से 3 आंसर लिख रहा हूँ। वीक में अगर आपके टेस्ट सीरीज वीक्स में होगा या 10 दिन में होगा, 15 दिन में टेस्ट सीरीज होगी, तो पहला टेस्ट दूसरे टेस्ट के बीच में अगर 7, 8, 10 दिन का गैप है, हो सकता है आप एक टेस्ट मिस भी कर दिए तो आपका 20 दिन का गैप आ जाएगा, फिर आप लेजी हो जाओगे, कंसिस्टेंसी रहेगी नहीं, और आपको कोई कहने वाला भी नहीं होगा टेस्ट सीरीज में। टेस्ट दे रहे हो नहीं दे रहे हो ठीक है, दे रहे हो तो बढ़िया, नहीं दे रहे हो तो भी बढ़िया। इंस्टीट्यूट को क्या, इंस्टीट्यूट का आपने एक बार टेस्ट सीरीज ले ली, लेकिन आप डेली आंसर राइटिंग करोगे ना तो आपको क्या होगा, पिंच होगा कि यार मैं आज आंसर नहीं लिखा, लिखना मुझे जरूरी होगा। जो सामने वाला होगा फ़ोन भी करेगा कि आपने आज स्टूडेंट आपने आंसर नहीं लिखा, क्यों, क्या हुआ, आए नहीं, आपने कॉपी चेक नहीं करवाई।
बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खुद को भी एक अंदर से होता है कि नहीं यार मैं कल नहीं लिखा, चलो ठीक है आज लिख लेता हूँ। आप एक वीक अगर छोड़ दिया तो टेस्ट सीरीज में तो 7 दिन और मिल जाएंगे अगले, तो 15 दिन का टाइम निकल गया। यहाँ पर अगर एक दिन भी निकल गया, 2 दिन निकल गया, तो आप तीसरे दिन तो जरूर आओगे कि यार नहीं मुझे आंसर लिखना है, मैंने आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो ज्वाइन कर रखा है, मुझे वहाँ पर लिखना जरूरी है, बच्चे आगे निकल जाएंगे। एक मोटिवेशन होता है, इनर मोटिवेशन होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है आप डेली आंसर राइटिंग ज्वाइन करो। अब हमारे प्रोग्राम जो उसके बारे में 2-4 बातें आपको बता देता हूँ जल्दी से। हमारे जो प्रोग्राम है उसमें डेली हम 2 से 3 आंसर क्वेश्चन देंगे आपको, प्रॉपर शेड्यूल के साथ दिया जाएगा कि इस दिन ये टेस्ट होगा, इस दिन ये टेस्ट होगा। कॉपी चेक करके आपको मिलेगी। डेली लाइव डिस्कशन भी होगा। जैसे सुबह आपको क्वेश्चन मिल गया 9-10 बजे के लगभग, फिर शाम को 5 से 6 बजे के लगभग आपको आधा घंटे या पौन घंटे का 2 से 3 क्वेश्चन का जो डिस्कशन में टाइम लगेगा वो आपको लाइव डिस्कशन करवा दिया जाएगा कि कैसे आंसर लिखना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अब देखिए यहाँ पर आप नोट करना इन चीज़ों को, मैं आपको मतलब सीरियसली बता रहा हूँ कि नोट करना। पहली बात, आपको लगभग 300 प्लस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा जाएगी। इतने क्वेश्चन आप सोच के देखिए, 300 प्लस क्वेश्चन, एक पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लो कितने क्वेश्चन, कितना पेपर आप लगा लोगे, खुद ही हिसाब लगा लेना। फिर साथ ही साथ 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको। सोचो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, उसमें कितने मिलेंगे आपको, 15-16 टेस्ट मिलेंगे केवल टेस्ट सीरीज में, तो वो यहाँ पर भी मिल रहे हैं आपको 8 फुल लेंथ टेस्ट। और उसके अलावा आपको डेली टेस्ट जो डेली आंसर राइटिंग मिल रही है वो, तो आपको बेनिफिट यहाँ पर डबल बेनिफिट मिल रहा है एक साथ। फिर साथ ही साथ आपको लाइव डिस्कशन करने का मौका भी मिल रहा है, ठीक है, कॉपी चेक होके भी मिलेगी आपको। ये जो प्रोग्राम है 60 डेज का प्रोग्राम है, 6 दिन का प्रोग्राम है। आप 60 डेज में जो भी आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी, ये करना है, ऐसे करना है, क्या करना है सर, ठीक है। अब आप पर रहेगा कि आप सामने टीचर से कितना आप निकलवा पाते हो कि सर मुझे ये चीज़ बताओ, मुझे ये चीज़ बताओ। अब अगर आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ये इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि सर मुझे एक बार और इन्फॉर्मेशन चाहिए डिटेल में, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा 8239723244। इस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए कि हाँ सर मुझे टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी चाहिए या मैं लेना चाहता हूँ, ठीक है। जो भी आपकी बात हो वो आप इस पर कोई भी डाउट भी हो तो आप यहाँ पर जुड़िएगा, मैसेज डाल दीजिए, आपके पास टीम से कॉल आ जाएगा, आप बात हो जाएगी। जो भी चीज़ पूछनी है यहाँ पर पूछ लीजिएगा। उम्मीद है आपको आंसर राइटिंग के बारे में क्लियरिटी मिली होगी कि आंसर लिखना कैसे होता है, क्या चीज़ें करनी होती है, और डेली आंसर राइटिंग का क्या बेनिफिट है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि डेली आंसर राइटिंग का क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और बस जाते जाते एक ही बात है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।